गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो में हम कक्षा 11 का जो पहला पार्ट है समुच्चय, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पिछली जो 11 की हमने वीडियो बनाई है उसमें जो आपका कोविड के तहत जो आपका पाठ्यक्रम है वो कम किया गया है, उसके बारे में जानकारी हमने दे दी है। आज की वीडियो में हम पहला पार्ट समुच्चय का पूरा समग्र अवलोकन करेंगे, ओवरव्यू करेंगे, और उसके बाद हम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, तो देखिएगा समुच्चय, समुच्चय यानी कि सेट। समुच्चय को हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। समुच्चय वस्तुओं का, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, समुच्चय वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है। यहाँ सुपरिभाषित का क्या मतलब है? क्या मतलब है सुपरिभाषित का? सुपरिभाषित का मतलब है कि जो भी उसके अंदर संग्रहित की गई चीज़ें हैं उनका भले ही अलग अलग हो लेकिन उनका काम एक ही हो, उनका फंक्शनिंग एक ही हो सबकी। जैसे कि हम ये जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का अगर संग्रह कर दिया जाए तो वो एक सेट बनेगा, क्योंकि उसमें कोई भी जो हम अवयव लेंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला से अलग नहीं होगा, वो प्रदर्शित करेगा अंग्रेजी वर्णमाला को। ठीक है, घरों में टी सेट होता है, सोफ़ा सेट होता है, डिनर सेट होता है, सबके अलग अलग अवयव होते हैं लेकिन फंक्शनिंग कार्य एक ही होता है, इसीलिए उसको सेट कहा जाता है। ठीक है, और सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है, देखिए ऐसे करके ऐसे कोष्ठक बनाते हैं, ये इस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है इसमें कि सेट को हम कैपिटल अक्षर से डिनोट करते हैं, ए बी सी इत्यादि एटसेट्रा। लेकिन जो भी समुच्चय के अवयव हैं, सेट के जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम स्मॉल ए बी सी डी या एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं। और एक होता है समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ अ सेट, उसको हम इटैलिक में बनाते हैं और थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ए बी सी डी इत्यादि। ठीक है, तो ये तो हुआ लिखने का तरीका। ये सेट लिखा जाता है इस तरीके से, सेट। ठीक है, ये एलिमेंट्स या अवयव, हिंदी में अवयव कहते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और इसको प्रदर्शित मतलब जो लिखा जाता है ये क्या है? सेट ऑफ सेट, यानी कि देखिए सेट ऑफ सेट, समुच्चयों का समुच्चय। ठीक है, तो आइए देखिए, और किसी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां होती हैं। कोई भी समुच्चय दो तरीकों से निरूपित किया जाता है, यानी कि दो तरीकों से लिखा जाता है। पहला है रोस्टर विधि या सारणीबद्ध रूप। इसमें हम अवयवों को एक क्रम में स्थापित करते हैं और कॉमा के द्वारा अलग करते हैं, यानी कि टेबल बना लेते हैं। इसीलिए इसको इंग्लिश में टेबुलर फॉर्म भी कहा गया है, क्योंकि इसमें टेबल बनती है। ठीक है, और दूसरा है आपका समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप का मतलब यह है कि समुच्चय का निर्माण हम किसी भाषा द्वारा करें, किसी भाषा द्वारा करें, तो उस विधि को हम क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म,
यानी कि समुच्चय का निर्माण करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं और इसको लैंग्वेज फॉर्म भी कहा जाता है, भाषा रूप। तो ये ध्यान रखना है कि समुच्चय निर्माण रूप में हम भाषा के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और रोस्टर या टेबलर में हम टेबल यानी कि एक सारणी रूप में करेंगे, क्योंकि इसका नाम भी है सारणीबद्ध रूप। तो आइए इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हम रोस्टर और सेट बिल्डर में किसी सेट को लिख सकते हैं। तो आइए देखिए, जैसे कोई ए सेट है, मान लो कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों, सभी स्वरों का हम समुच्चय बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं, बिल्कुल सही। तो ए, ई, आई और ओ और यू, ये 5 हैं। हमने यहाँ पे इनको सारणीबद्ध किया है, इसीलिए कैसी फॉर्म है, सेट बिल्ड रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है। कैसी फॉर्म है ये, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। अब इसी को हम बनाना चाहते हैं किसमें, सेट बिल्डर में। तो कैसे बनाएंगे, आइए देखिए। ये है आपका रोस्टर, रोस्टर फॉर्म। अब इसको हम बदलते हैं किसमें, सेट बिल्डर में, यानी कि समुच्चय निर्माण में, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में, तो सेट बिल्डर में कैसे बदलेंगे देखिएगा जरा। ए एक्स, यहाँ एक्स रखेंगे, यानी कि एक्स एक अवयव है इसका। सच दैट, 2 बिंदी लगा देंगे, ठीक है, 2 बिंदी लगा दी हमने। दोबारा देख लीजिए, दो बिंदी लगा दी ऐसे करके। एक्स एक स्वर, स्वर है अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी माला, माला का। इस तरीके से इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पर, रोस्टर में हम टेबल रूप में लिखते हैं इसको, सारणी रूप में लिखते हैं, और सेट बिल्डर में इसको भाषा के रूप में, कि एक्स रखा हमने और एक्स को परिभाषित कर दिया एक भाषा द्वारा। हमने कह दिया कि एक्स एक स्वर है अंग्रेजी वर्णमाला का। तो सभी स्वर आ गए, ए, ई, आई, ओ, यू। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए अब हमें दिया गया है एक सेट बिल्डर रूप, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में एक समुच्चय दिया गया है, उसको हमें सारणीबद्ध या रोस्टर रूप में लिखना है। तो आइए कैसे लिखेंगे देखते हैं। बी समुच्चय है, एक्स सच दैट, इस तरीके से है कि x बराबर 2 की पावर n, 2 की घात n, जहाँ n का मान 5 से छोटा या बराबर है, और n क्या है, प्राकृत संख्या है, n बिलोंग्स टू। ये जो चिन्ह मैंने बनाया है ये वाला,
इसका नाम है बिलोंग्स टू। इंग्लिश में बिलोंग्स टू कहते हैं, हिंदी में विद्यमान है। बिलोंग्स टू, ज़्यादातर इसको बिलोंग्स टू बोला जाता है और हिंदी में इसका अर्थ होता है विद्यमान है। ठीक है, कि स्मॉल एन किसका अवयव है? एक प्राकृत संख्या का अवयव है। तो इसको हमें बदलना है किसमें? रोस्टर रूप में। ये किस में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। तो आइए देखिए कैसे होगा। तो एन का मान हम बढ़ाते जाएंगे और मान निकालते जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखें हैं कि यदि एन का मान शून्य हम ले नहीं सकते, क्योंकि प्राकृत संख्या शून्य नहीं होती, एक से स्टार्ट होती है। तो 2 की घात 1 यानी कि 2 हो गया, कॉमा अगला बनेगा 2 की घात 2, 4 हो गया। फिर 2 की घात 3 8, फिर 2 की घात 4 16 और 2 की घात 5 यानी कि 32। 5 से बड़ा हमें लेना नहीं है एन, तो 32 तक अवयव इसके आ गए। तो हमने इसमें सीख लिया कि यदि हमें रोस्टर रूप दिया है तो सेट बिल्डर में कैसे बदलेंगे, और सेट बिल्डर दिया है तो रोस्टर में कैसे बदला जाएगा। समुच्चय निर्माण रूप से सारणीबद्ध रूप और सारणीबद्ध रूप से समुच्चय निर्माण रूप में कैसे हम परिवर्तित करते हैं। तो आइए देखिए। इसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। तो जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है रिक्त यानी कि खाली। इसको इंग्लिश में एम्प्टी सेट या नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता उसे रिक्त समुच्चय, देखिए लिखा हुआ है, जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। तथा प्रतीक ये या ये, यानी कि ये या तो ये बनाएंगे या फिर हम रिक्त समुच्चय के लिए बना सकते हैं फाई। क्या बनता है? फाई। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं आप। चलिए, उसके बाद है परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे तो परिमित कहा जाता है, और जिन समुच्चयों में संख्या निश्चित नहीं होती उसे अपरिमित कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, मान लीजिए ए मैंने लिख दिया 5 10 15 20, ठीक है, और ये लिख दिया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 4 अवयव हैं, 5 10 15 20, तो निश्चित हैं, इसीलिए ये तो है परिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय है? परिमित। क्यों है परिमित? क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। लेकिन यदि मैं ये लिखता बी, दूसरा समुच्चय बनाते हैं, 5 10 15 20, कॉमा डॉट 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 डॉट, ये मैंने छोड़ दिया। इसका मतलब, इसमें डॉट डॉट का मतलब है कि और भी अवयव आएंगे इसी प्रकार से। तो यहाँ पर यह निश्चित नहीं है कि कितने अवयव इसमें होंगे, इसीलिए ये कैसा कहलाएगा? अपरिमित। क्या कहलाएगा ये? अपरिमित। अपरिमित समुच्चय। ठीक है, यानी कि क्लियर हो गया कि जिन समुच्चयों के अंदर अवयवों की संख्या निश्चित होगी उनको हम परिमित समुच्चय कहेंगे, और जिनमें संख्या अनिश्चित होगी, निश्चित नहीं होगी, उनको हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, अब आता है इसके बाद उपसमुच्चय। उपसमुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय हमने समझ लिया, समुच्चय की 2 विधियां हमने समझ ली। अब जानते हैं कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, देखिएगा, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव
समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। प्रतीकात्मक रूप में हम लिखते हैं इस तरीके से, ए द सबसेट ऑफ बी, ये होता है इसका, ये सिंबल बनता है। ठीक है, यदि ए बिलोंग करता है ए में और यदि ए बी में भी बिलोंग कर जाए तो हम ए को सबसेट बताते हैं बी का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोई ए अवयव ए का है और हल करने पे हमें प्राप्त होता है कि ए बी का भी है, बी के अंदर भी विद्यमान है, तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं कि ए उपसमुच्चय है किसका? बी का। बात समझ में आ गई? यही हमें हर प्रश्न में जब उपसमुच्चय का प्रश्न होगा तो इसी तरीके से हमें हल करना है। तो यहाँ पे देखिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से प्रदर्शित करते हैं, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को एन से, पूर्णांक के समुच्चय को जेड से, परमेय संख्या के समुच्चय को क्यू से और अपरमेय संख्या के समुच्चय को टी से। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एन उपसमुच्चय होता है जेड का। आप देख लीजिए कि जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं सब की सब पूर्णांक में तो आती हैं, 1 2 3 4 सब पूर्णांक है, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ें। सभी पूर्णांक परमेय संख्या हैं, सभी पूर्णांक परमेय संख्या तो हैं, लेकिन सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं है। इसीलिए z इज अ सबसेट ऑफ b, यानी कि z उपसमुच्चय q का। अब बात करते हैं r की, वास्तविक संख्याओं की। तो सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, परंतु सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं समुच्चय होता है परमेय व अपरमेय संख्याओं का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ से। अब यहाँ पे दिया होगा टी, यानी कि अपरमेय संख्याओं का समुच्चय उपसमुच्चय होता है आर का। तो मैंने आपको बताया कि क्यू यानी कि परमेय संख्या और टी को जोड़कर ही तो हमारी वास्तविक संख्या बनती है, यानी कि परमेय और अपरमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। बात समझ में आ गई? चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका समान समुच्चय, इक्वल सेट। दिए गए दो समुच्चयों ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है तो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं। दो समान समुच्चयों में तथ्यतः समान अवयव होते हैं। तो इसमें वही बात है कि यदि हम कहें, देखिए यदि हम यहाँ पे देखें कि ए बी के अंदर है, यानी कि ए तो है बी का उपसमुच्चय और बी उपसमुच्चय है ए का, तो एक दूसरे के उपसमुच्चय हो गए। ए बी के अंदर है और बी ए के अंदर है, तो ये केवल जब ही संभव है जबकि ए बराबर बी हो, यानी कि समान समुच्चय हो दोनों, नहीं तो हो ही नहीं सकता। आप देख लीजिए करके। ठीक है, चलिए एक उदाहरण कराते हैं इस पे। एक समुच्चय लिया मैंने जिसमें मैंने लिखा 1 2 3 4। दूसरा समुच्चय लिया मैंने, उसमें लिखा 2 1 4 3। ठीक है, तो देखो एक ए में है बी में भी है, 2 ए में है 2 बी में भी है, 3 ए में है 3 बी में भी है, 4 ए में है बी में। तो ए उपसमुच्चय किसका? बी का। अब बी की बात कर लेते हैं, बी के अवयवों की बात कर लेते हैं।
तो बी में 2 है, ए में भी मौजूद है, 1 है, ए में भी मौजूद है, 4 है, 4 भी मौजूद है ए में, 3 है, 3 भी मौजूद है। यानी कि यहाँ से देखा जाए तो बी भी उपसमुच्चय किसका? ए का। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के उपसमुच्चय होने पर ये दोनों समान समुच्चय हैं, यानी कि ए बराबर क्या है? ए बराबर बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं। अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में, यानी कि इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक थोड़ा याद रखने के लिए एक स्टोरी बताता हूँ। देखो, ये एक सड़क है जिसके दोनों सिरों पर, दोनों एंड्स पर 2 कुएं बने हुए हैं। ठीक है, ये 2 कुएं हैं। इस पहले वाले कुएं का नाम ने ए रख दिया और दूसरे वाले को बी रख दिया। ठीक है, एक आदमी इस सड़क पे चल रहा है। ठीक है, ये आदमी है। तो ये आदमी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चल सकता है। इसके बराबर भी इसमें भी नहीं आ सकता क्योंकि इसमें आएगा नीचे गिर जाएगा, और इसमें भी नहीं आ सकता, इसमें भी आके नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये कुएं इस टाइम खुले हुए हैं। तो ये ओपन कंडीशन है। ओपन कंडीशन का मतलब ये है, खुले अंतराल का मतलब ये है कि व्यक्ति इस ए कुएं पे भी नहीं आ सकता, बी कुएं पे भी नहीं आ सकता, लेकिन ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये चहलकदमी कर सकता है, टहल सकता है। बात समझ में आई? यानी कि इसको अगर गणित की भाषा में कहें तो इसको अगर आदमी को हम x मान रहे हैं तो x का मान a से बड़ा और b से छोटा होगा। ठीक है, ना तो यह a के बराबर होगा और ना ही b के बराबर होगा। इसी को कहते हैं हम ओपन कंडीशन। और इसके लिए हम जो सिंबल या चिन्ह बनाते हैं वो क्या बनता है वो भी समझ लीजिए। x बिलोंग्स टू, ये बनता है ओपन इंटरवल के लिए सादा ब्रैकेट बनाए जाते हैं a, b। ठीक है, ये सादा ब्रैकेट बनाएंगे, सादा कोष्ठक बनाएंगे हम, और इसको हम क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल, यानी कि खुला अंतराल। खुला अंतराल, खुला अंतराल। ठीक है, ये खुले अंतराल का चिन्ह है। 2 सादा कोष्ठक लगा दिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम, अगर ये कुएं ढक दिए जाए तो क्या होगा? देखिएगा, इस सड़क बनाई हमने और ये कुएं थे 2, इसको हमने ए कहा था, इसको बी कहा था, और इस पे एक आदमी बनाया था हमने। ठीक है, अब ये कुएं हमने ढक दिए, किसी पत्थर से ढक दिए हमने दोनों तरफ से। तो ये आदमी यहाँ भी आ सकता है, ये आदमी यहाँ भी आ सकता है, और इसके बीच में भी चल सकता है। यानी कि गणित की भाषा में इसको कहें, ये यदि x है तो x a के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, और x b के बराबर या छोटा हो सकता है। तो इस वाली कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं? क्लोज। ढक गया, क्लोज हो गया, तो इसको कहेंगे क्लोज, यानी कि बंद अंतराल। इसका चिन्ह क्या है? इसको लिखेंगे इस तरीके से, x बिलोंग्स टू a, b। क्लोज के लिए
वर्ग कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं, वर्ग कोष्ठक बना देंगे दोनों तरफ। ठीक है, ये हो गया आपका बंद अंतराल, बंद अंतराल। बंद अंतराल, ये हो गया बंद अंतराल। ठीक है, एक चीज़ और बताते हैं कि यदि हमें ओपन इंटरवल का बनाना है तो उसके लिए दो चिन्ह होते हैं, एक तो बस सादा कोष्ठक होता है और एक और होता है कि यदि खुले अंतराल की हम बात करें, खुले अंतराल को दो तरीक़ों से प्रदर्शित किया जाता है। देखो, या तो हम x बिलोंग्स टू सादा कोष्ठक बनाएं, a कॉमा b लिख दें। ठीक है, या x बिलोंग्स टू, हम वर्ग कोष्ठक बनाएं उल्टे, उल्टे का मतलब समझ लीजिए इस तरीके से, a कॉमा b, इस तरीके से बनाएं, तो ये भी खुले अंतराल का द्योतक है। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने यही बताया है, देखो ए में कहा है हमसे ओपन इंटरवल के बारे में, ओपन इंटरवल का ये चिन्ह बताया, लेकिन एक और होता है, ये भी कोष्ठक बनता है, उसके लिए ध्यान रखना है। ठीक है, ये बी भी बता दिया, क्लोज इंटरवल। सी जो है आपका एक अत्यंत बिंदु पथ पर बंद तथा दूसरे पर खुले अंतराल निम्न के द्वारा निरूपित होते हैं। तो देखो इसमें जो कोष्ठक बना हुआ है ये वाला, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर ए के लिए क्लोज का है सिंबल और बी के लिए ओपन, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे एल सी आर ओ, इसको मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है, ये याद रखने के लिए, लेफ़्ट क्लोज राइट ओपन, लेफ़्ट क्लोज राइट ओपन, लेफ़्ट में क्लोज है और राइट में ओपन है। इसी तरीके से इसके लिए भी हम नाम दे, और इसका जो सिंबल है ये भी बन सकता है कि ए कॉमा बी और ये ओपन, ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको किताब में। और दूसरा है आपका ये वाला, इसमें राइट में क्लोज है, लेफ़्ट में ओपन है, तो इसको कहेंगे हम एल ओ आर सी, एल ओ आर सी। और इसके लिए भी इसका चिन्ह बदल सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ए कॉमा बी और राइट में क्लोज। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए घात समुच्चय क्या दिया है, ये घात समुच्चय पावर सेट कहते हैं। समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को, समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसका प्रतीक होता है P ऑफ A। यदि A, अच्छा ये बात समझ लीजिए, यदि A कोई भी अवयव है जिसमें अवयव है A B C डॉट 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 डॉट, बहुत सारे अवयव हैं, मान लो n अवयव हैं, n अवयव हैं, तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी?
उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। ठीक है, तो यदि हमें कोई भी पावर सेट बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए मान लिए कि ए में आपके ए बी और सी कितने अवयव हैं, 3 अवयव। तो कितने उपसमुच्चय होंगे इसके, 2 की पावर 3 यानी कि 8। कितने उपसमुच्चय आएंगे, 8 उपसमुच्चय आएंगे। 3 अवयव हैं तो 8, 4 होंगे तो 16, 5 होंगे तो 32, 2 की घात में चलेगा। ठीक है, तो इसी बात को हम समझे हैं। तो इसके जो घात समुच्चय आएगा वो कैसे बनेगा, तो पहले उपसमुच्चय बनाना सीखते हैं। तो पहला उपसमुच्चय हो जाएगा हमारा ए, दूसरा बी, तीसरा सी, उसके बाद ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए। ठीक है, ये उपसमुच्चय हैं। और इसके बाद एक स्वयं कोई भी समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है, तो ए बी सी। ये तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये एक संख्या कितनी है, 8। तो इसके लिए ध्यान रखना, फाई यानी कि रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें कि यदि इन सभी उपसमुच्चयों का एक संग्रह बना दें और इसको भी हम एक समुच्चय बना दें, ठीक है, यानी कि ये सभी उपसमुच्चय अवयव हो गए, तब हम इसको कह सकते हैं पी ऑफ ए। क्या कहेंगे, पी ऑफ ए, यानी कि ए का घात समुच्चय बन गया। तो आ गया होगा समझ में आपको। चलिए, सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट। किसी विशेष संदर्भ में यह एक आधारभूत समुच्चय होता है जिसके अवयव तथा उपसमुच्चय उस विशेष संदर्भ में प्रासंगिक होते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला अल्फ़ाबेट में स्वर वर्णों वॉवेल्स के समुच्चय हेतु अंग्रेजी भाषा के समस्त वर्णमाला का समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। इस बात को समझ लीजिए। माना कि मैंने एक समुच्चय लिया जो कि समुच्चय है 1 2 3 का। ठीक है, बी समुच्चय है 0 2 4 6 और 8। सी है 1 3 5 7 9 का। ठीक है, ये 3 समुच्चय, इनके लिए हमें सार्वत्रिक समुच्चय बनाना है, यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो वो क्या बनेगा, ऐसा एक समुच्चय बनाएंगे जिसके सभी अवयव ऐसे हों कि ये जो ए में अवयव हैं वो भी आ जाएं उसमें, बी के भी अवयव आ जाएं उसमें और सी के भी अवयव आ जाएं उसमें। ठीक है, तो देखिए यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको। हमेशा ध्यान रखना, बड़े यू से बनाएंगे हम यूनिवर्सल सेट को हमेशा। और ये हो जाएगा इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए यहाँ से ए के भी सभी अवयव हैं इसमें, बी के भी हैं और सी के भी हैं। तो यूनिवर्सल सेट जो बन गया इन तीनों के लिए, ये बन गया। ठीक, इसे कैसे बना लेते हैं हम।
अब वैन आरेख समुच्चयों के बीच में संबंधों को निरूपित करने के लिए एक आरेख बनाते हैं। इस तरीके का होता है। इसमें यूनिवर्सल सेट को हम एक आयताकार के रूप में बनाते हैं, आयत के रूप में, और बाकी सभी समुच्चयों को गोलाकार या अंडाकार रूप में उसे बनाते हैं। जॉन वैन नाम के एक मैथमेटिशियन हुए थे, उन्होंने समुच्चय के अलग अलग समस्याओं को हल करने के लिए यह आरेख दिया था। इसी को हम क्या कहते हैं, वैन आरेख कहते हैं। ये जो है वैन आरेख है। ठीक है, चलिए अब आती है बात समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं, तो संक्रियाओं में पहला है सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब सबका मिलन। तो ऑपरेशन ऑन सेट, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनियन। तो यहाँ पर ए यूनियन भी दिया हुआ है, इस तरीके से बनाते हैं इसको, ए यूनियन बी। यू ऐसे ही बनता है लेकिन छोटा बनता है थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा सा चौड़ा बनता है। इस तरीके से ये बना हुआ है ना, ये ठीक। इसकी परिभाषा है एक्स, जबकि एक्स ए में भी हो या बी में भी हो, यानी कि ए का हो या बी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए का भी हो और बी का भी हो तो चलेगा, यूनियन में आएगा वो। ठीक है, इसको समझ लीजिए कैसे। ए है, बी है, हमें ए यूनियन बी बनाना है। तो इसको समझ लीजिए, ए में है तो ए यूनियन बी में भी होगा। बी दोनों में तो केवल एक ही बार लिया जाएगा, दो बार नहीं लेंगे, बी होना चाहिए बस। सी ए में है, लिया जाएगा। फिर सी के बाद डी दोनों में है। ए में एफ नहीं है लेकिन बी में तो है एफ, तो एफ भी लिया जाएगा और जी भी लिया जाएगा। यानी कि दोनों के अवयव लेते हैं, लेकिन कोई अगर अवयव दोनों में मौजूद है तो उसको एक ही बार लेंगे, बस ये है इसका मतलब। तो ये हो गया ए यूनियन बी, समझ में आ गया। ये देखिए जो आरेख बना हुआ है पहला, इसमें ये दिखा रहे हैं कि ए और बी दो अलग अलग हैं। बताते हैं इसको। ए ये है समुच्चय, ठीक है, ए समुच्चय है और बी समुच्चय है। इसमें काटा क्यों है, क्योंकि कुछ हिस्सा इसका कॉमन होगा, यानी कुछ अवयव ऐसे होंगे जो दोनों में मौजूद होंगे, वो इस वजह से काटा है। ठीक है, और इसको असंयुक्त संयुक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, संयुक्त समुच्चय, कि कुछ हिस्सा इसका कॉमन है। इनका हमें यूनियन करना है, तो यूनियन करने के लिए इस तरह से शेड कर देंगे, ए को और बी को भी। ये इसका डायग्राम बन जाएगा जैसे इसमें दर्शाया गया है। अब ये दोनों डिसजॉइंट हैं, यानी कि असंयुक्त हैं, कोई कॉमन नहीं है, तो अलग अलग इन्होंने कर दिया। ये इंटरसेक्शन का है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए, हालांकि आगे डेफिनेशन बताई हुई है, देखिएगा। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन को हिंदी में कहते हैं सर्वनिष्ठ। दो समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो, यानी कि इसके लिए ज़रूरी है कि ए में भी हो और बी में भी हो। ठीक है, प्रतीकात्मक रूप बिल्कुल यूनियन का उल्टा बना दें, और इसकी परिभाषा होती है एक्स ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। यदि ए इंटरसेक्शन बी फाई हो तो ए और बी असंयुक्त समुच्चय यानी कि डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ठीक, तो आइए इस बात को समझ लें। मान लो ए है आपका कोई ए बी सी, और बी समुच्चय है डी ई एफ का, और सी समुच्चय है बी और ई।
ठीक है। तो यदि हम ए और बी की बात करें, ए की और बी की बात करें, तो ए और बी समुच्चयों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, सर्वनिष्ठ अवयव नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 5, नल सेट यानी कि रिक्त समुच्चय आएगा। लेकिन यदि हम ए और सी की बात करें, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी देखें, ए में ए बी सी हैं और सी में बी ई है, तो बी इसमें कॉमन है, ए और सी में बी कॉमन है, तो केवल बी अवयव आएगा। ऐसे ही बी और सी में बात करें तो बी इंटरसेक्शन सी आप देखें, तो बी और सी में आप देखें तो इसमें केवल ई एक ऐसा अवयव है जो दोनों में मौजूद है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटरसेक्शन के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगली तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं, ये सम्मिलन के कुछ गुणधर्म बताए गए हैं, उनको समझ लें। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए क्रम विनिमय का नियम होता है। ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन ए निकालें, बात एक ही रहेगी। ऐसे ही साचर नियम भी फॉलो करता है कि ए यूनियन बी निकालें फिर उसका यूनियन सी कर दें, बात एक ही आएगी यदि बी यूनियन सी निकाल के ए यूनियन करते हैं। यदि हम फाई के साथ यूनियन लेते हैं, यानी कि रिक्त समुच्चय के साथ किसी भी समुच्चय का यूनियन सम्मिलन करते हैं, तो वो समुच्चय स्वयं ही आ जाएगा, ए आ जाएगा। दो समान समुच्चयों का सम्मिलन करने पे वही समुच्चय आता है, तो ए यूनियन ए बराबर ए, और यूनिवर्सल यूनियन ए हमेशा यू आएगा क्योंकि बड़ा होता है। ठीक है, आएगा समझ में? अब बात करते हैं सर्वनिष्ठ संक्रिया की कुछ गुणधर्मों के बारे में। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये भी क्रम विनिमय नियम लागू होता है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, साचर नियम भी फॉलो होता है इसमें कि पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, बाद में इंटरसेक्शन सी किया, या बी इंटरसेक्शन सी पहले कर दिया, ए इंटरसेक्शन बाद में किया, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, तो साचर नियम फॉलो होता है। अच्छा, फाई तीसरा देखिएगा, फाई इंटरसेक्शन ए हमेशा फाई होगा और यू इंटरसेक्शन ए हमेशा ए होगा। ए इंटरसेक्शन ए होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है दोनों। पांचवा छठा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में इस्तेमाल होगा। ऐसे ही यूनियन भी इंटरसेक्शन के ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वितरक नियम है, ये वितरित हो जाता है। तो ए यूनियन बी वितरित हो गया किसके ऊपर? इंटरसेक्शन के ऊपर, तो इंटरसेक्शन बीच में आ गया, ए यूनियन सी। इन दोनों को अच्छे से याद रखना। इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, वितरित होता है, और यूनियन इंटरसेक्शन पे वितरित हो जाता है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है समुच्चयों का अंतर व समुच्चयों का पूरक, ये जो कोविड के तहत जो सिलेबस हटाया गया है उसमें हट चुका है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए क्योंकि पढ़ना तो हमें सभी है, लेकिन इस पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो ज़रा देख लीजिए। इसका प्रतीक है ए माइनस बी। क्या है प्रतीक? ए माइनस बी द्वारा निरूपित होता है। ए और बी का अंतर इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि एक्स ए का तो हो लेकिन बी का ना हो। ए माइनस बी का मतलब ये है कि एक्स ए में हो लेकिन बी में ना हो। इसका मतलब समझ लीजिए, कोई भी एक समुच्चय लिया हमने, 1 2 3 4 5, और बी समुच्चय हमारा 2 4 6 8। तो अब मुझे निकालना है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की परिभाषा क्या है कि ए का हो परंतु बी का ना हो, ए का हो परंतु बी का ना हो। तो देखो पहले अवयव की बात करते हैं, एक ए में है बी में नहीं है, तो एक तो लिया जाएगा। अब 2 की बात करें, 2 ए में है परंतु ये बी में ही मौजूद है, इसीलिए ये नहीं लिया जाएगा, इसलिए ये
नहीं लिया जाएगा। ठीक, ऐसे ही अब 3 की बात करें आप, 3 ए में है लेकिन बी में नहीं है तो 3 लिया जाएगा। उसके बाद 4 देखें आप, 4 ए में भी है बी में भी है इसलिए नहीं लिया जाएगा। 5 ए में है बी में है नहीं है तो 5 भी लिया जाएगा। केवल एक ही अवयवी लिए जाएंगे। यह 1 3 5 आ गया। बात समझ में आ गई अच्छे से? चल, ऐसे बी माइनस ए में बी के अवयव लिए जाएंगे जो ए में ना मौजूद हो। अब आती है समुच्चयों का पूरक की बात। मान लीजिए कि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है और A कोई उप समुच्चय U का, तो A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय जो A के अवयव नहीं है। प्रतीकात्मक रूप में किस तरीके से लिखेंगे देखिए, A डैश, A डैश का मतलब होता है U, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में से क्या अंतर निकालेंगे, A का। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, यही होती है इसकी डेफिनेशन गणित में, परिभाषा यही है U माइनस ए। तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए U दिया हुआ है 1 2 3 से लेकर 10 तक, ठीक है, और A दिया हुआ है 2 4 6 8 और 10। अब हमें A डैश ज्ञात करना है। A डैश का मतलब है U माइनस ए। U माइनस ए का मतलब होगा U में हो लेकिन A में ना हो। तो हम देखें, एक U में है लेकिन A में नहीं है तो लिया जाएगा। 2 U में है 2 A में भी है, नहीं लेंगे। 3 लेंगे इसमें। इसी तरीके से 5 7 और 9। तो ये आपका A डैश आ गया। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि इस पर सवाल आने नहीं है, फिर भी समझ लीजिए इसको। इस तरीके से लिखते हैं इसको। ठीक है, चलिए, पूरक समुच्चयों के कुछ गुणधर्म हैं, पढ़ लीजिए। हालांकि यूज़ नहीं होते क्योंकि कोविड के तहत ये नियम जो लागू हुआ था कोविड का, उसमें 70% सिलेबस कर दिया गया है, 30% में ये चीज़ हटा दी गई है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए। पूरक नियम पहला है A यूनियन A डैश, यानी कि A और A का यूनियन करें तो क्या आता है, सार्वत्रिक समुच्चय आता है। तो सीधी बात है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये तो A है अंदर वाला भाग, और सार्वत्रिक समुच्चय पूरा है, ये बाहर का क्या है, A डैश। ठीक है, ये बाहर का क्या है, A डैश। तो इनका अगर यूनियन करते हैं, यानी कि इसको और इस पूरे भाग को मिला दें, हम पूरे भाग को मिला दें तो क्या बन जाएगा, A और यूनियन A डैश कितना हो जाएगा, U ही तो बन जाएगा, पूरा सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद A यूनियन A डैश का इंटरसेक्शन करने पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं होगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, नल विथ समुच्चय हो जाएगा। और डे मॉर्गन लॉ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद समझ लीजिए। A यूनियन B का डैश, यानी कि A यूनियन B का पूरक समुच्चय, हमेशा ध्यान रखिएगा। A डैश यूनियन का बदल के इंटरसेक्शन होगा, ऑपरेशन बदल जाते हैं, संक्रियाएं बदल जाती हैं, इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, ऐसे ही A इंटरसेक्शन B डैश होगा तो A डैश इसका बदल के क्या हो जाएगा, यूनियन B डैश। अच्छा, A डैश का डैश A ही होता है भाई। जब हम पूरक समुच्चय का फिर पूरक समुच्चय निकालेंगे तो पूरक का पूरक स्वयं A ही आ जाएगा। आप करके देख लीजिए। U डैश का पूरक फाई और फाई का पूरक U, जैसे कुछ नहीं का सब कुछ और सब कुछ का उल्टा कुछ नहीं, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं समुच्चय की, जिनमें हमें सवाल हल करने होते हैं, उनके लिए 3 सूत्र दिए गए हैं। A यूनियन B की संख्या निकालने के, N यहाँ पे कार्डिनल नंबर कहते हैं इसको,
नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है, यानी कि कितने अवयव हैं उस समुच्चय में, उसको दर्शाने के लिए हम एन ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एन यही, ये जो एन है ये सी का द्योतक है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, यानी कि अवयवों की संख्या ए यूनियन बी में कितनी होगी। तो उसका सूत्र है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हालांकि इसके लिए आप उससे भी समझ सकते हैं, जल्दी याद हो जाता है वैन आर एक्स से। आप समझ लीजिए, ये यू, ये ए, ये बी। ठीक है, तो ए के लिए सीधी लाइन बना ली हमने और बी के लिए पड़ी हुई लाइन बना ली हमने। ठीक है, अब यहाँ देखें कि हमें ए यूनियन बी लेना है, तो ए यूनियन बी में पूरा ए आ गया भाई, एन ए यूनियन बी बताना है हमको। तो एन ए लिया यानी कि पूरे ए के अवयव आ गए, प्लस फिर पूरे बी के अवयव ले लिए। लेकिन इस दौरान हमने क्या किया, हमने इसको एक बार यूँ ले लिया सीधी लाइन में और एक बार पड़ी हुई लाइन में। तो ये तो ये हिस्सा तो 2 बार आ गया, आना कितनी बार चाहिए था इसको, केवल 1 बार, है ना। तो इसलिए 1 बार हमने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बना सूत्र। चलिए, ऐसे ही तीसरा है, देखिए इसमें बस यही है जो पहला है ना, उसका ही है बस दूसरा पार्ट। यदि ए इंटरसेक्शन बी फाई हो, जब ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ आ जाएगा 0, तो ये एन ए प्लस एन बी तो रह जाएगा। ठीक है, अब आती है बात 3 के लिए कि 3 यदि समुच्चय दिए गए तो उनमें संख्या कैसे निकलेगी, ए यूनियन बी यूनियन सी की। तो उसके लिए वही है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस का मतलब यही घट जाएगा और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ये बिल्कुल वेन डायग्राम से आप सीख सकते हैं।